Hello everybody. So let's discuss another topic of your chapter plant growth and development. काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, काफ़ी रटने वाला टॉपिक है क्योंकि अब हम हॉर्मोन्स की बात करेंगे जो 5 मेजर प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स हमारे पास हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम इसको याद कैसे करें। बेटा ड्रॉ करके याद करोगे तो अच्छा रहेगा, लिख के याद करोगे तो अच्छा रहेगा, टेबल बना लो और बार बार देखते रहो। जहां पर ऐसे याद करने वाली चीज़ें आती है ना, वो आप पे ही डिपेंडेंट है। मैं 2-3 बार रिवाइज करवा कर कोशिश कर सकती हूँ कि यहाँ पर हमको साथ में याद हो जाए, बट हाँ, एनसीईआरटी की सारी चीज़ें टेबुलर फॉर्म में या अलग अलग सेपरेट कर कर आपके लिए बुलेट्स में हम यहाँ पर लेकर आए ताकि याद करना कुछ आसान हो जाए। इसका प्रिंट निकलवा लो या बुक आपके पास है, उन पेजेस की फोटो कॉपी ले लो, पेस्ट कर लो, बार बार देख लो, तो ये हॉर्मोन्स के फंक्शंस आपको याद हो जाते हैं। देखते हैं इनकी बात कहाँ से स्टार्ट होती है। तो टॉपिक का नाम है फैक्टर्स कंट्रोलिंग डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आप बात कर चुके हो कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे इंटरनल फैक्टर्स हो गए, या तो उसके जीन में ही वो पर्टिकुलर इनफ प्रोटीन्स नहीं बन रहे जो ग्रोथ के लिए जरूरी है। जीन अच्छे होने चाहिए ताकि अच्छी डेवलपमेंट हो सके। दूसरा, जीन क्या है बेटा, एक सेल के अंदर, तो ये कैसा फैक्टर हुआ, इंट्रा सेल्यूलर। इस पर भी क्वेश्चन आता हुआ शायद मैंने एग्जाम्पलर में देखा है। सेल के अंदर होते हैं ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं सारे जीन। तो अगर जीन्स ग्रोथ को अफेक्ट करें, इसे आप बोलते हो इंट्रा सेल्यूलर फैक्टर। और एक सेल से रिलीज होकर दूसरे सेल तक जाता है हार्मोन। तो दो सेल के बीच में होता है इंटर सेल्यूलर, दो सेल के बीच में होता है इंटर सेल्यूलर। और इंटर सेल्यूलर फैक्टर्स कौन होते हैं, आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिन्हें आप प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हो, जिनमें ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड, ये 5 हार्मोन्स आपके सामने आते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आप और कुछ नहीं बेटा, हार्मोन्स की ही बात करने वाले हो। एक्सट्रिंसिक फैक्टर आप ऑलरेडी देख चुके हो, बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, तो ऑफकोर्स डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेंगी। ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, सब चीजें जो आपने देखी थी पहले भी। तो हाँ, बहुत सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पर इंट्रिंसिक फैक्टर भी करते हैं। इंट्रिंसिक में इंट्रासेल्यूलर जेनेटिक आता है, इंटर सेल्यूलर में आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं। तो हम इन्हीं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को थोड़ा सा डिटेल में करने वाले। जब हमने प्लांट की स्टडी करी तो हमें पता चला प्लांट की ग्रोथ को बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं। कुछ नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे से सिंपल से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। सिंपल इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, किसी ना किसी के ये बने होते हैं ऑफकोर्स। इन्हें आप प्लांट हॉर्मोन्स या फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हो। इन पूरे प्लांट हार्मोन्स को या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को दो मेन क्राइटेरिया में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला क्राइटेरिया आपके पास आता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स का, यानी वो हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, मदद करेंगे प्लांट को ग्रो करने में। तो ये सारी वो एक्टिविटीज करते हैं बेटा जिससे ग्रोथ प्रमोट हो। जैसे सेल डिवीजन करवाएंगे, मेजरली साइटोकिनिन करवाता है। एनलार्जमेंट कराएंगे तो लेंथनिंग में जिब्रेलिक एसिड का काम होता है ना। टिप्स की ग्रोथ करवाएंगे, ट्रॉपिक ग्रोथ करवाएंगे, पैटर्न फॉर्मेशन करवाएंगे, फ्लावरिंग कराएंगे, फ्रूटिंग कराएंगे, सीड बनाएंगे, जितनी भी ग्रोथ की चीजें, वो सारी चीजें ये प्रमोटर्स करते हैं। प्रमोटर्स में 5 में से 3 हार्मोन आते हैं, ऑक्सिन, जिब्रालिन और साइटोकाइन। ये तीनों प्रमोटर्स होते हैं। अब आपके पास आते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि वो जो ग्रोथ को कम कर रहे हैं। तो ये क्या करवाएंगे, ये अब्सीशन करवाएंगे। अब्सीशन करवाना मतलब किसी हिस्से को तुड़वा देना वहां से। सेनेसेंस करवाएंगे मतलब एजिंग की तरफ लेके जाएंगे। तो ये वो सारी एक्टिविटी करेंगे जिससे ग्रोथ इनहिबिट हो। ये अब्सीशन करवाते हैं बेटा। जैसे सीड आप डोरमेंट नहीं चाहते, आप चाहते हो सीड जर्मिनेट करेगी, उसे वापस डोरमेंसी की तरफ लेके जाएंगे। तो स्ट्रेस वाली कंडीशन में जब कोई आपके प्लांट को कोई वुंड, कोई चोट लगी है या स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उस टाइम अगर उस आपके प्लांट ने ग्रोथ दिखाया तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि ऑलरेडी कंडीशंस अच्छी नहीं है। उस टाइम आप चाहते हो कि आपका प्लांट उस स्ट्रेस से डील करे, ना कि अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी ग्रोथ में यूज करे। तो उस टाइम आपको ऐसे हार्मोन चाहिए बेटा, जरूरी है, जो कि आपकी प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर सके या प्लांट की ग्रोथ को थोड़ा कम कर सके। क्योंकि उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में, चाहे वो स्ट्रेसेस किसी बायोटिक वजह से हो, किसी बैक्टीरिया फंगस की वजह से हो, किसी ए बायोटिक वजह से हो, जिस भी वजह से वो स्ट्रेस आया, उसके रिस्पॉन्स में ये हार्मोन आपकी ग्रोथ को थोड़ी देर के लिए डॉर्मेंट कर देते हैं ताकि एनर्जी आप उससे डील करने में यूज कर। ठीक है। तो इनमें मेजरली दो हार्मोन्स आते हैं, अब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। अब इथाइलिन एक बहुत ही कंफ्यूज्ड हार्मोन है। इथाइलिन के फंक्शन जब हमने देखे तो हमें लगा कि बहुत बार ये प्रमोट करने का भी काम करता है। बहुत बार हमें इसके ऐसे फंक्शंस देखने को मिले कि ये ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, और बहुत बार हमें इसके ऐसे फंक्शन देखने को मिले कि ये ग्रोथ को इनहिबिट भी कर रहा है, ये इनहिबिटर की तरह भी काम कर रहा है। पर मेजरली जो हमने देखा, मेजरली लार्जली वो इनहिबिटर था। लार्जली ज्यादातर वो चीजें इनहिबिट भी कर रहा था। अब आप इथाइलिन देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर बेटा प्रमोटर की अगर मैं बात करूं तो ये डोरमेंसी ब्रेक करता है। बहुत बार ये बड डोरमेंसी ब्रेक करने का काम करता है। ये रूट और रूट ग्रोथ में एलोंगेशन करता है।
ठीक है। राइस प्लांट में एलोंगेशन करता है, फ्लावरिंग करवाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जर्मिनेशन करवाता है, बहुत बार जर्मिनेशन इंड्यूस करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये प्रमोटर का काम कर रहा है बेटा, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इथाइलिन प्रमोटर का काम कर रहा है। पर हाँ, जहाँ पर अब्सीशन हो रहा है वहाँ पर भी इथाइलिन देखने को मिलता है, जहाँ पर सेनेसेंस है, एजिंग है, वहाँ पर भी इथाइलिन देखने को मिलता है। तो हमें दोनों फंक्शन देखने को मिले, पर याद रखना मेजरली ये इनहिबिटर ही होता है, इसीलिए इसको इनहिबिटर वाली कैटेगरी में हमने डाला। प्रमोटर कौन कौन है? ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिक एसिड। और इनहिबिटर कौन कौन होते हैं आपके पास? इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड पक्का पक्का इनहिबिटर है, इथाइलिन दोनों में रहता है लेकिन मेजरली इनहिबिटर होता है। आई होप ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्लियर हो गया हो। तो हम एक एक करके हॉर्मोन्स को स्टडी करने लगेंगे। पहला हार्मोन जो हमारे पास आता है स्टडी करने के लिए वो है हमारे पास ऑक्सिन। पहला हार्मोन हमारे पास आता है हमारा ऑक्सिन। हम दो हिस्सों में हर एक हार्मोन में आपको पढ़ाऊंगी बेटा। एनसीईआरटी क्या करती है? डिस्कवरी अलग पढ़ाती है, कौन से कंपाउंड से बना है इसको अलग पढ़ाती है, और फंक्शन को अलग पढ़ाती है। मैंने हर चीज एक साथ ले ली है, इस बुक में हमने हर चीज एक साथ ले ली है। जैसे ऑक्सिन की सारी बात इन दो पन्नों में खत्म हो जाती है ना। आप ऑक्सिन की डिस्कवरी, ऑक्सिन के टाइप यानी किस कंपाउंड से बना है, ऑक्सिन के फंक्शन सब यहीं पर खत्म हो जाएंगे। हम जिब्रेलिन देखेंगे तो जिब्रेलिन का टाइप, जिब्रेलिन की डिस्कवरी, उसके फंक्शन सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। तो पूरा पूरा हार्मोन एक बार में खत्म हो जाएगा। पहला हार्मोन जो हम पढ़ने वाले हैं साथ में वो हम ऑक्सिन पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सिन की सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करें। इस पैराग्राफ में जो हमने आपसे बात करी है बेटा, वो ऑक्सिन की डिस्कवरी की बात करिए। तो ऑक्सिन की डिस्कवरी में ना बहुत सारे साइंटिस्ट का हाथ है। सबसे पहले दो साइंटिस्ट जिनका नाम आता है फ्रांसिस डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन पापा थे, उनके बेटे का नाम था फ्रांसिस डार्विन। दोनों ने मिलकर ये रिसर्च करी। दोनों क्या कर रहे थे बेटा? कॉलियोप्टाइल टिप ऑफ कैनरी ग्रास, ये आपकी ग्रास है, ग्रास का ये टिप होता है, कॉलियोप्टाइल टिप होता है। तो उसका वो रिस्पॉन्स देख रहे थे। उन्होंने एक बंद कमरे में इस प्लांट को, इस ग्रास को ले लिया और टॉर्च, एक तरफ से टॉर्च लाइट डाली है ना, एक तरफ से उन्होंने इल्यूमिनेट किया, यूनिलैटरल यानी एक ही तरफ से किया। तो इन्होंने देखा कि जिस डायरेक्शन में लाइट है उस तरफ ये बेंड कर जा रहा है, उस तरफ ये बेंड कर जा रहा है, उस डायरेक्शन में ग्रोथ दिखा रहा है। उन्होंने क्या देखा कि ये कैनरी ग्रास ग्रो कर रही है टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, यानी फोटोट्रोपिज्म शो कर रही है। जिस तरफ लाइट है उसी तरफ उनको ग्रोथ देखने को मिली। और इन्होंने इस बात को कंक्लूड किया कि उस कॉलियोप्टाइल की टिप में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये पूरा कॉलियोप्टाइल बेंड करता है। इस टिप में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये पूरी चीज बेंड करती है। इनको नहीं पता था क्या। डिस्कवरी का क्रेडिट हम फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन को देते हैं बेटा, क्योंकि इन्होंने पहली बार कैनरी ग्रास में हमें बताया कि अरे ये फोटो पीरियोडिज्म, यानी जहां मैं लाइट दे रहा हूँ, जिस यूनिलेटरल डायरेक्शन में मैं लाइट दे रहा हूँ, पूरा कॉलियोप्टाइल उस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। कैसे क्या नहीं पता, पर कुछ तो है जो इस टिप में है। फिर इसको आइसोलेट किया था साइंटिस्ट F.W. वेंट ने। F.W. वेंट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टिप से ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था, पर इन्होंने कैनरी ग्रास की ट्रिप से नहीं किया था। इन्होंने कॉलियोप्टाइल टिप ली थी ओट सीडलिंग, कैनरी ग्रास की टिप से नहीं लिया था, ओट सीडलिंग की टिप से लिया था। इसको प्रूव कैसे करते हैं बेटा? अगार, ठीक है, उस पूरी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर अगार ब्लॉक को इसकी कोलेप्टाइल टिप को कट किया, उसका एक्सट्रैक्ट अगार में लिया और किसी दूसरी टिप पर लगाया, तो उसने भी सेम ग्रोथ शो करी। तो ये बात प्रूव हो गई थी कि टिप में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये फोटो ट्रॉपिज्म वाली ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। बाद में पता चला था कि ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन करता क्या है बेटा? ऑक्सीजन ना इस टिप में अक्यूमुलेट होकर बैठता है, बहुत सारा ऑक्सीजन यहाँ पर बैठता है। ऑक्सीजन लाइट से भागता है। जैसे ही इन्होंने इस डायरेक्शन में लाइट दिया, ऑक्सीजन मूव अवे फ्रॉम द लाइट, वो लाइट से दूर जाने लगा बेटा। उसको था कि मुझे यहाँ नहीं जाना, तो ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठा होने लगा? इस साइड में इकट्ठा होने। और जहां ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा, ग्रोथ ज्यादा, बिकॉज ऑक्सीजन एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा था, तो इस वाली साइड के कंपैरिजन में ये वाली साइड ज्यादा ग्रो करने लगी। और ज्यादा ग्रो करने लगी तो हमें क्या लग रहा है कि ये इस डायरेक्शन में बेंड कर। एक्चुअली ऑक्सीजन फोटोट्रोपिज्म नहीं दिखाता था, बट जिस डायरेक्शन में लाइट है उस डायरेक्शन में ग्रोथ दिखाता था। बाद में हमें पता चला कि इस टिप में ऑक्सीजन है, लेकिन जब आप लाइट डालते हो ऑक्सीजन उससे दूर जाता है, जिसकी वजह से ये साइड ज्यादा ग्रो करती है, ये साइड कम, और आपको ऐसे लगता है कि ये बेंड कर। ठीक है। हमने सबसे पहले जब ऑक्सीजन आइसोलेट किया था वो ह्यूमन यूरिन से किया था। F.W. वेंड ने इनको बाद में आइसोलेट किया था प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर उन्होंने कहाँ से आइसोलेट किया था? कॉलियोप्टाइल टिप ऑफ ओट सीडलिंग्स। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट हुआ। ठीक है। ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिसेस ऑफ स्टेम एंड रूट। जहां पर भी स्टेम और रूट ग्रो कर रहा होगा, उनके एपिक्स में, उनके टिप में आपको ऑक्सीजन हमेशा मिलेगा। और फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन, हमेशा टिप में होता है, लेकिन वहां से वो माइग्रेट करके वहां चला जाता है जहां पर उसका काम होता है। ठीक है, तो डिस्कवरी आपने कर ली। डिस्कवरी के बाद आता है इसके टाइप्स के बारे में। दो टाइप इसके एनसीईआरटी आपको बताती है। सबसे पहला है नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक।
नेचुरली बेटा ये इंडोल कंपाउंड्स है ना, ये आपके पास इंडोल कंपाउंड्स है। इसमें आपके पास IAA आता है विच इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और आपके पास IBA आता है विच इज इंडोल ब्यूटारिक एसिड। दोनों ही प्लांट से नेचुरली आइसोलेट कर सकते हैं, तो ये इंडोल कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा, आप इनको सिंथेटिकली लैब में भी बना सकते हो। सिंथेटिकली इसके क्या क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं, NaA एक एग्जाम्पल होता है और 2,4-D एक एग्जाम्पल होता है। NaA इज नेप्थलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये आया हुआ है। देखो ये PYQ में अगर सिंथेटिक पूछा हुआ है तो नेचुरल पूछने के चांसेस हैं। ऑक्सिन मिला कहाँ? पॉलिप्टाइल टिप में डिस्कवरी करी फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने कैनरी ग्रास की, लेकिन आइसोलेट किया ओट सीडलिंग से। पहली बार आइसोलेट किया ह्यूमन यूरिन से। इंडोल कंपाउंड होता है, ग्रोथ करवाता है, टिप में मिलता है पर माइग्रेट कर जाता है। नेचुरली IAA और IBE होते हैं, और सिंथेटिकली NaA और 2,4-D होते हैं। आई होप आपको ये याद हो गया हो, नहीं तो लिखते रहना तो याद होता जाएगा। फिर आती है इंपॉर्टेंट चीज जो कि है इनके फंक्शन। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन देखो, ऑक्सिन है, ऑक्सिन एक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ऑक्सीन, और ऑक्सीन का मतलब होता है ग्रोथ। तो जहां जहां ऑक्सिन है वो ग्रोथ कराएगा, जहां जहां ऑक्सिन है वो ग्रोथ कराएगा। अगर आप एक स्टेम कटिंग, एक रोज को नर्सरी में गए, आपको अपने घर पे गुलाब उगाना था, आप एक नर्सरी से स्टेम कटिंग लेकर आए और आपने अपने पौधे में उसको डाल दिया। अगर आप चाहते हो कि वहां पे रूटिंग हो तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि उस प्लांट में शूटिंग हो तो आपको साइटोकिनिन ज्यादा देना पड़ेगा। टिश्यू कल्चर में ये चीज पढ़ते हो। तो किसी कटिंग में अगर रूट ग्रो करवाना है, ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। आपको पाइनएप्पल में स्पेशली फ्लावरिंग करानी है, आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सिन इतना समझदार है कि अर्ली अब्सीशन रोकता है। अर्ली स्टेज में कोई फ्रूट या लीफ गिर ना जाए, जिसको आप बोलते हो अर्ली अब्सीशन ना हो जाए, अर्ली अब्सीशन ना हो, अपने टाइम पे हो, उसको ये रोकता है ना। इट प्रमोट्स द अब्सीशन ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स। लेकिन देखो कितना समझदार है, जो लीफ और फ्रूट बूढ़ी हो चुकी है उनका अब्सीशन करवाता है, जो यंग है उनका अब्सीशन रोक लेता है ना। इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है। फिर ये पार्थिनोकार्पी करता है। पार्थिनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट्स बनाना, बिना सीड के फ्रूट्स बनाना। तो आप ऑक्सिन देकर किसी फ्रूट को डेवलप कर सकते हो बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना सीड के। इसके एग्जाम्पल में आता है टमेटो, ये भी आपके पास PYQ है। ऑक्सिन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ऑक्सिन के फंक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। फिर अगर एक एरिया है वहां पर आप क्रॉपिंग कर रहे हो तो वीड्स आ जाते हैं कभी कभी, जिनको आपको हटाना पड़ता है, टाइम लगता है। ये ऑक्सिन डाइकोट वीड्स को किल करता है, याद रखना, मोनोकोट नहीं पर डाइकोट को किल करता है। तो आप इसे हर्बिसाइड की तरह यूज करते हो। सिंथेटिक वाला ऑक्सिन जो आप 2,4-D आपने बनाया था वो सिंथेटिक है। ऑक्सिन को आप स्पेसिफिकली डाइकोट वीड हटाने में यूज कर सकते हो। याद रखना ये कभी भी मोनोकोट को अफेक्ट नहीं करता, और आप अपने लॉन को वीड फ्री बना सकते हो। यहाँ पर भी क्वेश्चन आया, यहाँ पर भी क्वेश्चन आया, 2021 में आया है। फिर जाइलम का डिफरेंशिएशन करना है, ट्रैकेटरी एलिमेंट्स को डेवलप करना है, सेल डिवीजन करना है। सेल डिवीजन में साइटोकिनिन भी होता है, ऑक्सिन भी होता है। अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो 2 बार PYQ में आया और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करता है बेटा, एपिकल डोमिनेंस। ये हाइट बढ़ाता है। जब तक ऑक्सिन रहेगा ना तब तक उस प्लांट की हाइट बढ़ती रहेगी, और जब तक ऑक्सिन रहेगा लेटरली वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। लेटरली वो प्लांट, उसके लेटरल ब्रांचेस नहीं बन पाएंगी। क्यों? क्योंकि लेटरल ब्रांच बनाने के लिए आपको एपिकल से अपने एपेक्स को कट करना पड़ेगा, या आपको ऑक्सिन कम करना पड़ेगा, तभी वो लेटरल ब्रांचेस को ग्रो करने देगा। इसीलिए वो प्लांट्स जहां पर ज्यादा हाइट का कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जितनी ज्यादा ब्रांचेस हो उतना ज्यादा फायदा है, उनमें लगातार बेटा टिप को कट करते रहना पड़ता है। जैसे चाय पत्ती, जो टी लीव्स होती हैं उनमें ना जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी अच्छी फसल है। आपको हाइट का कुछ नहीं करना वहां पे, तो वहां लगातार टिप कट करो, ऑक्सिन हटाओ, क्योंकि अगर ऑक्सिन रहा तो वो एपिकल डोमिनेंस करेगा, वो लेटरली ग्रो नहीं करने देगा। आप टिप हटाओ तभी लेटरली वो चीजें ग्रो करेंगी। तो क्या आता है ऑक्सिन के अंदर, हायर प्लांट्स में ग्रोइंग एपिकल बर्ड ग्रोथ ऑफ लेटरल या एक्सिलरी बर्ड्स को इनहिबिट कर देता है। क्योंकि वो खुद एपेक्स पे ग्रो कर रहा है तो वो लेटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड को ग्रो नहीं करने देता। इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, कि खुद तो अपना एपेक्स ग्रो करवा रहा है, लेटरल ग्रोथ होने नहीं दे रहा। उस टाइम आपको शूट की एकदम टिप को कट करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन की वजह से टिप से ऑक्सीजन हट गया, तो जो लेटरल बर्ड्स हैं अब वो ग्रो कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल किया जाता है टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में। हेज मेकिंग क्या है बेटा, आपने बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स, बहुत से ऐसे घर देखे होंगे जिनकी बाउंड्री पर ना प्लांट्स लगे होते हैं, है ना, जिन्होंने अपने घर की दीवारी पर प्लांट लगाए होते हैं।
अब दीवार इतनी ऊंची नहीं चाहिए ना, हाइट का क्या करोगे, पर जितने वो बुश की तरह बिखरे होंगे वो पूरा कवर कर लेंगे। आपने देखा होगा ग्रास से पूरी दीवारें बनाई हुई हैं, है ना। तो वो हेज मेकिंग में भी आपकी मदद करते हैं और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं फिर से ऑक्सिन के फंक्शन आपको बता देती हूँ। ऑक्सिन का मतलब होता है ग्रोथ होना। इंपॉर्टेंट फंक्शन में क्या है, स्टेम कटिंग में ये रूट बनवाते हैं, ये डाइकोट किलर का काम करें तो वीट फ्री लॉन आपके लिए ये बनाते हैं, ये जाइलम का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे, ये आपके अंदर टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग के टाइम ये मदद करते हैं। ये एपिकल डोमिनेंस करते हैं, मदद नहीं करते, ये एपिकल डोमिनेंस करते हैं। तो आपको डीकैपिटेशन करना पड़ेगा तभी आप टी प्लांटेशन कर पाओगे। ये बहुत समझदार है, यंगर लीव्स का एब्सिशन नहीं होने देते, ओल्डर लीव्स का एब्सिशन होने देते हैं। ये पी से पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराते हैं, ये पी से पार्थिनोकार्पी करते हैं टमेटोज के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर ऑक्सिन के हमने याद। नेक्स्ट हार्मोन या सेकंड हार्मोन हमारे पास आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हार्मोन है, काफी सारी चीजें आपको इसके बारे में भी अभी देखने को मिलने वाली है। जिब्रेलिन की अगर हम बात करें, सबसे पहले डिस्कवरी और केमिकल नेचर की बात कर लेते हैं। तो जिब्रेलिन नाम से समझो जिब्रेलिक एसिड, आपने सुना होगा जिब्रेलिन को, आपने सुना होगा जिब्रेलिन को जिब्रेलिक एसिड कहते हुए बहुत बार। तो आपको इतना तो पता है कि ये एसिडिक है। मैं अगर आपको इसका कंपाउंड बताऊं बेटा, ये टर्पीन्स होते हैं। अगर मैं आपको इसका कंपाउंड बताऊं ये टर्पीन्स होते हैं। और अगर इसका सोर्स बताऊं कि प्लांट अपने अंदर जिब्रेलिक एसिड कैसे बनाता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनाता है। ये टर्पीन होते हैं और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनते हैं। ये टर्पीन होते हैं और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनते हैं, ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या है, एसिडिक है। एसिडिक होने के साथ साथ टर्पीन से बना हुआ है। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है बेटा। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये पांचों के पांचों हॉर्मोन्स की चांस डिस्कवरी हुई हुई है। डिस्कवरी करने नहीं जा रहे थे पर हो गई। जैसे चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने देखा कि हर बार कैनेरी ग्रास ग्रास मूव कर रही है, तो इन सब की डिस्कवरी चांस डिस्कवरी। जिब्रेलिन की डिस्कवरी ऐसे हुई थी कि एक बार ना राइस की खेती हो रही थी, राइस की सीडलिंग, अच्छा खासा हेल्दी राइस की सीडलिंग हो रही थी, लेकिन उसको एक डिसीज हो गई। एक डिसीज हो गई। डिसीज क्या हुई थी, डिसीज का नाम था फूलिश सीडलिंग डिसीज या फिर बकाने डिसीज। बहुत इंटरेस्टिंग डिसीज थी। एक डिसीज हो गई। डिसीज में क्या है, चावल आपने अगर खेती देखी हो तो पानी में होती है ना। और चावलों की बहुत ज्यादा हाइट नहीं चाहिए, गन्ना नहीं है ना, बहुत ज्यादा हाइट नहीं चाहिए। पर ये राइस ऐसे देखने को मिले कि एकदम पागलों की तरह ग्रो कर रहे हैं, बहुत हाइट ले रहे हैं, बहुत हाइट ले रहे हैं। तो इसको बोला फूलिश सीडलिंग डिसीज, कि राइस इतनी हाइट लेकर क्या करेगा आखिर, पर वो हाइट ले रहा है। पहले ये समझ नहीं आया किस वजह से, बाद में पता चला कि इसकी रूट में एक फंगस है जिसने इसके अंदर ये डिसीज की है। ये डिसीज एक फंगस की वजह से हुई है। फंगस रूट में बैठा है। पहले वो फंगस नहीं पता था बेटा क्या है, पहले उस फंगस का नाम भी नहीं पता था। पहले साइंटिस्ट को लगा था एक फ्यूजेरियम नाम का फंगस है जो ड्यूटीरोमाइसिटीज में होता है, ड्यूटीरोमाइसिटीज में होता है। बहुत बाद में साइंटिस्ट को पता चला था कि इस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और ये एक एस्कोमाइसिटीज है। कौन सा फंगस था ये, एस्कोमाइसिटीज था। ये बाद में साइंटिस्ट को, जिब्रेला फ्यूजिकुराई को लेकर गए लैब में, इसकी स्टडी करी। स्टडी कर कर पता चला कि इसमें से एक टॉक्सिन बन रहा है, इसमें से एक एक्टिव सब्सटेंस निकल कर आ रहा है जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। और ये जिब्रेलिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्लांट के अंदर हाइट इंक्रीज, एलोंगेशन करने का काम। ये चीज मुझे कहाँ से मिली, एक फंगस से मिली। लेकिन बाद में जिब्रेलिक एसिड के फॉर्म्स, अलग अलग एसिडिक फॉर्म्स आपको प्लांट से भी मिल गए थे। फंगस के साथ साथ हायर प्लांट्स में भी जिब्रेलिक एसिड के फॉर्म मिले। आज के टाइम में 100 जिब्रेलिन हमारे पास है। जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, ऐसे GA1, GA2, GA3 से लेकर GA100 तक आज हमारे पास है, जिसमें से सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड GA3 है। एंड वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहली डिस्कवरी में जो एसिड्स मिले थे, वन ऑफ देम GA3 है। और काफी इंटेंसिवली इस पर स्टडी किया गया है, काफी इंटेंसिवली इसको यूज किया। तो जिब्रेलिन की पूरी डिस्कवरी आपको समझ में आ गई। ये क्या है, ये इंडोल कंपाउंड नहीं है, ये टर्पीन है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनता है। जिब्रेलिक एसिड की जिस डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी, उनका नाम था ई कुरुसोवा। उनका नाम था ई कुरुसोवा। ई कुरुसोवा के बारे में मैं आपको बता रही हूँ बेटा, लेकिन एक्चुअली ना याबुता और सुमुकी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये काम किया। आपको उनके नाम नहीं याद रखने को कहे जाते, आपको सीधा सीधा कुरुसोवा का नाम रखने को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जिब्रेला फ्यूजिकोराई के फिल्ट्रेट को ट्रीट किया था जिससे ये डिसीज हो रही थी, और एक हेल्दी राइस सीडलिंग में बीमारी करवाई थी। और इन्होंने ये बात बताई थी कि हाँ, अगर ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई को एक हेल्दी प्लांट में लाओगे उसमें ये डिसीज करेगा।
प्रूव इन्होंने किया था, है ना। तो आप क्रूसोवा नाम ही याद रखना। क्या बताया था, डिसीज का नाम क्या है, बकानी डिसीज या फूलिश सीडलिंग डिसीज। राइस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, उसके रूट में एक फंगस बैठा था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिससे एक कंपाउंड बनता था जिब्रेलिन। बाद में पता चला ये जिब्रेलिन ही एलोंगेशन करवाता है। उसके बाद जिब्रेलिन हमें फंगस और हायर प्लांट से 100 डिफरेंट वेराइटीज मिली। ये एसिडिक इन नेचर होता है, जिसमें से GA3 वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड है एंड मोस्ट वाइडली स्टडीड। अब हम इसके फंक्शन कर लेते हैं कि जिब्रेलिन के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपने अभी राइस में भी देखा, ये लेंथ बढ़ाता है। इसीलिए कभी कोई खेती है जिसमें बहुत सारे ग्रेप्स ग्रो कर रहे हैं, मतलब ग्रेप्स तो आपको पता है बेटा बंडल में ग्रो करते हैं ना, बहुत सारे ग्रेप्स एकदम ऐसे बंच में ग्रो करते हैं। अगर इसकी हाइट नहीं होगी, इंटरनोड की हाइट नहीं होगी, तो दूसरे गुच्छे को ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, दूसरे बंच को ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। मान लो तीसरा बंच यहीं से शुरू हो जाता है, वो कभी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर इन दोनों नोड के बीच में जो इंटर नोड है उसका स्पेस अच्छा खासा नहीं है, तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो बेटा जिन भी प्लांट्स में ग्रोथ की जरूरत है, लेंथ की जरूरत है, वहां जिब्रेलिन का काम आता है। ये क्या करता है, ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ बढ़ाता है। देखो ये PYQ है, ये एलोंगेट करता करता है, बहुत से फ्रूट्स की शेप बेटर करता है, जैसे एप्पल। इसने ग्रेप्स में क्या किया, उनकी लेंथ इंक्रीज करी। इसने एप्पल में क्या किया, उसकी शेप बेटर करी। ये इतना समझदार है, ये सेनेसेंस को डीले करता है, बुढ़ापा डीले करता है, जिसकी वजह से अब क्योंकि इतनी जल्दी बुढ़ापा आएगा नहीं, इतनी जल्दी मेच्योर होगा नहीं आपका फ्रूट, फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्रीज फॉर लॉन्गर पीरियड, तो मार्केट पीरियड एक्सटेंड हो गया। कभी कभी क्या होता है, अभी वो फ्रूट बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया, बहुत जल्दी राइपन कर गया, अगर उसे जल्दी तोड़ के मार्केट में नहीं दिया, तो हमारे घरों तक पहुंचने से पहले तो वो गल सड़ चुका होगा। हमें एकदम गला हुआ फ्रूट नहीं चाहिए ना। एक्चुअली जो गला हुआ फ्रूट आपके घर पे आता है वो ऑलरेडी राइपन हो चुका होता है। लेकिन जिब्रेलिक एसिड सेनेसेंस डिले करता है, मेच्योरिटी पीरियड तक आप उसको पेड़ पे रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो टूट ही गया, वो नीचे आ ही गया, अब तो नीचे आ ही गया उसको लेकर जाना पड़ेगा कोल्ड स्टोरेज में, नहीं, वो पेड़ पर रहता है। वो पेड़ पर रहता है तो मार्केट पीरियड बढ़ जाता है। अदरवाइज तो आपको उनको ला लाकर रखना पड़ेगा स्टोरेज में, क्योंकि उसका तो सेनेसेंस हो गया। तो ये सेनेसेंस डिले करता है। ये माल्टिंग स्पीड अप करता है, फर्मेंटेशन स्पीड अप करता है, इसलिए ब्रूइंग इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। माल्टिंग का प्रोसेस भी जिब्रेलिक एसिड डाल दो स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। शुगर केन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि आप जानते हो शुगर केन की जितनी लंबी हाइट उतना ज्यादा मीठा मिठास या शुगर कंटेंट उसके अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि उसका सारा शुगर कंटेंट उसकी हाइट में है, ठीक है। तो अगर आप शुगर केन के क्रॉप पे स्प्रे कर दो जिब्रेलिन, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और उसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो उसकी ईल्ड बढ़ जाएगी। पर एकड़ 20 टन, बहुत बड़ा नंबर है ये। पर एकड़ 20 टन तक आप ईल्ड बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि जितनी लेंथ उतना शुगर कंटेंट, आपने ईल्ड बढ़ा लिया, ठीक है। फिर अगर कोई छोटा कॉनिफर है ना, जुवेनाइल कॉनिफर है, आप उस पर जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर दो, तो उसका मेच्योरिटी पीरियड हेस्टन हो जाएगा। ये अपसीशन रोकते हैं, गिरने नहीं दे रहे उस पेड़ को, उस फ्रूट को पेड़ में से, तो मार्केट पीरियड बढ़ गया। लेकिन अगर आप इसको किसी जुवेनाइल कॉनिफर पे करोगे, उसकी मेच्योरिटी ये जल्दी ले आएगा। मेच्योरिटी ये ले आता है, अब सेनेसेंस नहीं होने देता, है ना। सेनेसेंस डिले कर रहा है, पर जुवेनाइल कॉनिफर्स में मेच्योरिटी लाता है। ये अभी 2023 में ही आया था क्वेश्चन आपके पास, जिसकी वजह से क्योंकि वो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे तो सीड्स आपको जल्दी मिलेगा, अर्ली सीड प्रोडक्शन। लास्ट आपके पास आता है बोल्टिंग। बोल्टिंग मतलब इंटरनोड एलोवेशन। फ्लावरिंग से जस्ट पहले इंटरनोड बढ़ा दोगे, तो ये क्या करता है, ऑल्सो प्रमोट्स इन बीट कैबेज एंड मेनी प्लांट विद रोजेट हैबिटेट्स। रोजेट हैबिटेट्स आपने देखा है, बहुत से प्लांट्स में रोजेट हैबिटेट होता है, जैसे बीट कैबेजेस में होता है ये, है ना। टफ्ट ऑफ फ्रूट्स एंड क्या बोलते हैं इसको, किस नाम से बोलते हैं इसको, एक सेकेंड मुझे याद करने दो, शायद फ्लोरेट्स ऑफ लीव्स एंड टफ्ट्स ऑफ फ्रूट्स, कुछ इस तरीके से बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी लीव्स है, रोजेट्स ऑफ लीव्स एंड टफ्ट्स ऑफ फ्रूट्स, मुझे याद आ गया। तो इनमें क्या बहुत बड़े बड़े बंच हैं। तो जैसे ही इनमें रोजेट बनेगा, उससे पहले पहले ना, रोजेट हैबिटेट होता है इनमें, रोजेट हैबिटेट होता है इनमें। तो वो बनने से पहले पहले, फ्लावरिंग होने से पहले पहले ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच का स्पेस बढ़ा देगा, ताकि फ्लावरिंग को जगह मिले। तो ये उस टाइम, ये जो दो नोड्स के बीच में इंटर नोड है, इसको एलोंगेट कर देता है। जितने भी रोजेट हैबिटेट वाले प्लांट हैं उनमें फ्लावरिंग से जस्ट पहले उसको एलोंगेट कर देगा, ताकि फ्लावर को आने की जगह मिले, है ना। बीट कैबेजेस में इंटर नोड को एलोंगेट। फिर से देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जिब्रेलिक एसिड है हमारे पास। आपको लाइन वाइज रट्टा नहीं मारना है, पर अगर कोई ऑप्शन आए तो आप एटलीस्ट मैच कर पाओ कि हाँ ये फंक्शन जिब्रेलिक एसिड का उतना काफी होता है।
ये ग्रेप्स में स्टॉक की लेंथ बढ़ाते हैं, ये एप्पल की शेप बेटर करते हैं, ये सेनेसेंस को थोड़ा डीले कर देते हैं, बुढ़ापा देर से आता है जिसकी वजह से वो फ्रूट पेड़ पर लंबे समय के लिए रहता है और मार्केट पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। क्या माल्टिंग करेगा? बिल्कुल करेगा, इसलिए ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जुवेनाइल कॉनिफर्स को मेच्योर करता है, उनकी मेच्योरिटी हेस्टन करता है, तो सीड प्रोडक्शन में काम लिया जाता है। शुगर केन की स्टेम की हाइट बढ़ाता है, उसकी ईल्ड बढ़ाता है 20 टन पर एकड़। बोल्टिंग करता है उन प्लांट्स में जिनमें रोजेट हैबिटेट होता है, फ्लावरिंग से जस्ट पहले उनके अंदर बोल्टिंग करता है। तो बोल्टिंग ये करता है, माल्टिंग ये करता है, ठीक है। बोल्टिंग ये करता है, माल्टिंग ये करता है, स्टेम स्टॉक की हाइट ये बढ़ाता है, जुवेनाइल कॉनिफर्स में मेच्योरेशन ये लाता है ताकि अर्ली सीड प्रोडक्शन हो, मार्केट पीरियड लंबा करने के लिए सेनेसेंस को डिले ये करता है। तो सारे अच्छे काम आपका जिब्रेलिन करता है। 3 बार मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि मुझे याद नहीं करना था, पर मैं चाहती हूँ आपको याद हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दिमाग में फिट हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमारे पास आता है तीसरा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जिसमें आता है बेटा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन याद रखना ये एडेनिन डेरिवेटिव है, ये एडेनिन है। एडेनिन में भी एक तरीके का मॉडिफाइड प्यूरिन होता है, एडेनिन में भी ये एक तरीके का मॉडिफाइड प्यूरिन होता है, जिसकी हम यहाँ पर बात करते हैं N6 परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक N6 परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन एडेनिन का डेरिवेटिव है, प्यूरिन है ये। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? 2 साइंटिस्ट का नाम आपके पास आता है, स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स। स्कूग और कोवर्कर टबैको की स्टेम के इंटरनोड सेगमेंट्स पर काम कर रहे थे। द कैलस proliferated only if in addition to oxygen nutrient medium was supplemented with extract of vascular tissue, yeast extract, coconut milk या डीएनए। इन्होंने मीडियम बनाया बेटा, स्कूग और मिलर 2 साइंटिस्ट थे, ये ना मीडियम्स बनाते थे। उस मीडियम में ये अलग अलग कल्चर करते थे, ठीक है। इन्होंने एक मीडियम बनाया, उस मीडियम में उन्होंने देखा कि उनको एक बार टबैको की एक स्टेम को ग्रो करवाना था। टबैको की एक स्टेम थी, उसका इंटरनोड लिया था, कैलस लिया था वहां से, और उनको एक नया टबैको प्लांट पेट्री डिश पे बनाना था, है ना, ट्रे पर उसको ग्रो करना था। वो कैलस, वो टबैको का कैलस सिर्फ तभी ग्रो कर रहा था अगर उनके बनाए हुए मीडियम में, इन्होंने एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया था, उस बनाए हुए मीडियम में अगर ऑक्सिन के साथ साथ साइटोकिनिन भी डालो। और साइटोकाइनिन इनको कहाँ कहाँ से मिला था? या तो या तो वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डालो, या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डालो, या कोकोनट मिल्क डालो, या ये डीएनए हेरिंग स्पर्म फिश का डीएनए। कोकोनट मिल्क डालो, डीएनए डालो, वेस्कुलर एक्सट्रैक्ट डालो, ईस्ट एक्सट्रैक्ट डालो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ भी डालो तो ये सब साइटोकाइनिन का सोर्स होते हैं बेटा, ये सब साइटोकिनिन का सोर्स होते हैं। इनमें से कुछ भी डाल रहे थे तो वो टबैको प्लांट के अंदर एक्चुअली ग्रोथ आ रही, सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं हो रहा था, साइटोकाइनिन भी चाहिए था। बाद में जो मिलर थे, उन्होंने दे आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड द साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंसेस, और उन्होंने उसको नाम दिया था काइनेटिन। काइनेटिन, बाद में उन्होंने उसकी डिस्कवरी करी साइटोकिनिन की, और उसको नाम दिया था काइनेटिन। पहली बार जो साइटोकाइनिन आपको मिला था वो काइनेटिन की फॉर्म में डिस्कवर हुआ, वो काइनेटिन की फॉर्म में डिस्कवर हुआ था। कहाँ से इनको मिला था? एक हेरिंग फिश होती है, उसके स्पर्म के ऑटोक्लेव्ड डीएनए से। बेटा ये फिश है, ये प्लांट नहीं है, तो ये प्लांट नहीं है, ये फिश है। जब हमें एक नॉन प्लांट, एक फिश के स्पर्म के डीएनए से हमें पहली बार साइटोकिनिन मिला था, N6 परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन, और ये ग्रोथ करवाता था, ये सेल डिवीजन करवाता था, तो इसका नाम काइनेटिन था। इस काइनेटिन के अगर मैं बोलूँ क्रिस्टलाइज किसने किया, तो मिलर ने किया था। लेकिन हम किसी फिश के डीएनए से आया हुआ चीज प्लांट के लिए नेचुरल तो नहीं मान सकते, तो हमें कुछ ये भी चाहिए जो प्लांट का हो इन ओरिजिन। तो काइनेटिन प्लांट में नेचुरली तो नहीं मिलता, लेकिन अभी आपने देखा प्लांट के अंदर भी वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इन सब में होता है साइटोकिनिन। तो हमने क्या किया, नॉर्मली साइटोकिनिन लाइक एक्टिविटीज करने के लिए एक नेचुरल सब्सटेंस प्लांट से ऑब्टेन किया। इस बार वो हमने मक्की जो होती है, मक्की बेटा उसको कॉर्न बोलते हैं, तो उसके दाने, कॉर्न कर्नल्स, या कोकोनट मिल्क से हमें मिला। अब आप कॉर्न क्या है? मेज है, जिसको आप जिया मेज बोलते हो, तो वहां से हमें साइटोकिनिन मिला था, तो इसको नाम दिया था जिएटिन, क्योंकि जिया मेज से मिला। जिएटिन नाम इसलिए दिया था क्योंकि ये आपको जिया मेज से मिला था, इसलिए उसको जिएटिन नाम दिया। 2 चीजें याद रखना साइटोकिनिन के बारे में, पहला ये एडेनिन डेरिवेटिव है, दूसरा इसका एक फॉर्म है जो प्लांट्स के लिए नेचुरल है, एक जो है प्लांट के लिए नेचुरल नहीं है। प्लांट के लिए जो नेचुरल है वो जिएटिन है, बिकॉज जिएटिन आपको कोकोनट मिल्क, कॉर्न कर्नल से मिलता है। लेकिन जो काइनेटिन है वो नॉट नेचुरल है, काइनेटिन नेचुरल नहीं है, वो आपको हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से मिलता है, वो प्लांट में नेचुरली नहीं है। मीडियम में ऑक्सीजन के साथ काइनेटिन डाला जाता है, मिलर ने वो मीडियम बनाया था। स्कूग ने भी हमें यही बताया था कि जब तक आप उसमें कोकोनट एक्सट्रैक्ट या जाइलम एक्सट्रैक्ट टिश्यू, ये सब वेस्कुलर टिश्यू नहीं डालते, तब तक ग्रोथ नहीं हो रही। तो हमें
फिश में ये हेरिंग स्पर्म के डीएनए से मिलता है। प्लांट में कोकोनट मिल्क, वेस्कुलर एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, है ना, कॉर्न कर्नल्स जो आपके मेज हो गए, इन सब में आपको साइटोकिनिन मिलता है। साइटोकिनिन एडेनिन डेरिवेटिव होता है। बहुत 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 से बहुत से बहुत से सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी होती है। नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज्ड इन रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। ज्यादातर साइटोकाइनिन प्लांट में वहीं आता है जहां बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो। तो रूट एपेक्स, शूट एपेक्स और यंग फ्रूट्स में आपको साइटोकिनिन मिले। नेचुरली साइटोकाइनिन या साइटोकिनिन प्लांट वहीं बनाता है जहां ग्रोथ बहुत ज्यादा हो। तो शूट एपेक्स, रूट एपेक्स और ग्रोइंग फ्लोरल बर्ड्स में, ग्रोइंग फ्रूट्स में आपको साइटोकिनिन ज्यादा मिलता है जहां सेल डिवीजन ज्यादा। अभी आपने देखा था ना कि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करता है, ये लेटरल डोमिनेंस करते हैं, ये क्लोरोफिल बनाते हैं, ये सेल डिवीजन करते हैं, बहुत सेल डिवीजन करते हैं। स्टेम कटिंग में रूट फॉर्मेशन ऑक्सिन करता था, शूट फॉर्मेशन ये करता है। तो बहुत सी बेसिक चीजें हम साइटोकिनिन के बारे में जानते हैं, लेकिन एक फिक्स चीज है, जहां बहुत ज्यादा सेल डिवीजन वहां बहुत ज्यादा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जरूरी है सेल डिवीजन करने के, इसीलिए प्लांट में भी जहां सेल डिवीजन ज्यादा होता है वहां साइटोकिनिन ज्यादा। फिर से देख लो, फिर से याद कर लो, बार बार मेरे साथ बोल के याद कर लो कि प्लांट के अंदर आपको साइटोकिनिन कहाँ मिलेगा। आपको वैस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट में मिल जाएगा, आपको कोकोनट मिल्क में मिल जाएगा, आपको कॉर्न कर्नल्स में मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे ईस्ट एक्सट्रैक्ट में भी, ईस्ट एक्सट्रैक्ट में भी। ठीक है, तो हमने डिस्कवरी कर ली। स्कूग को क्रेडिट देना, मिलर ने मीडियम बनाया। ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं हम। इनके फंक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी फाइलम, प्यारी सी फाइलम होती है ये। जहाँ पर नया लीफ बनाना है, नया सेल डिवीजन करना है, क्लोरोप्लास्ट बनाना है। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बुलेट बोल्ड में मार्क किया है। ठीक है, जैसे रूट ग्रोथ ऑक्सिन करता है, शूट ग्रोथ ये करते हैं, शूट ग्रोथ ये करते हैं। शूट में चाहे लेटरल शूट बनानी हो चाहे एडवेंटेशियस शूट बनानी हो, ये करते हैं। एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन करता है, उससे ओवरकम करने में ये मदद करते हैं। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डीले ऑफ लीफ सेनेसेंस। ये भी जल्दी जल्दी लीफ सेनेसेंस नहीं होने देते। लीफ सेनेसेंस, जब लीफ खत्म होने वाली है, मरने वाली है, उस टाइम बेटा इनको सारा का सारा न्यूट्रिएंट किसी यंग पार्ट पे लेके जाना है ताकि वो न्यूट्रिएंट वेस्ट ना हो। मान लेते हैं ना कि ये लीफ अब बूढ़ी हो गई, ये गिरने वाली है, तो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स भी गिर जाएंगे, ये तो हम नहीं चाहते। तो सारे न्यूट्रिएंट्स को ये किसी यंग पार्ट के पास लेके जाते हैं, जिसकी वजह से इसका सेनेसेंस थोड़ा डीले कर देते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसको आप बोलते हो रिचमोंड लैंग इफेक्ट। तो साइटोकाइनिन से अगर क्वेश्चन आएगा साइटोकाइनिन से, तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि डेरिवेटिव किसके हैं, एडेनिन के। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी थी, स्कूग एंड मिलर ने। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि साइटोकिनिन का वो फॉर्म बताओ जो प्लांट में नेचुरली नहीं होता। तो काइनेटिन नेचुरली नहीं होता, और कौन सा नेचुरली होता है, जिएटिन नेचुरली होता है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है इनके फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, जहां क्लोरोफिल है वहां ये है, जहां सेल डिवीजन वहां ये है, लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटेशियस शूट ग्रोथ ये है, एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करना है, ओवरकम करना है, तो ये है, और रिचमोंड लैंग इफेक्ट ये शो। तो साइटोकिनिन भी आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्या, नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन आ रहा है इथाइलिन। इथाइलिन ओनली गैशियस हार्मोन है, ओनली गैशियस हार्मोन है। ठीक है, इकलौता हार्मोन है जो कि गैशियस है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट को गैस कैसे देंगे, तो पानी के साथ मिक्स कर कर इसकी एक्वेटिक फॉर्म स्प्रे की जाती है। इसकी एक्वेटिक फॉर्म को इथीफोन कहते हैं, इसकी एक्वेटिक फॉर्म को इथीफोन कहते हैं। ठीक है, और एक और बात इनके बारे में कि ये मिथ्योनीन डेरिवेटिव है बेटा, मिथियोनीन डेरिवेटिव है। जो ऑक्सिन था ना, इंडोल कंपाउंड, वो ट्रिप्टोफैन से बनता है, वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनता है। और ये गैशियस, ये मिथियोनीन से बनता है। वो इंडोल कंपाउंड ट्रिप्टोफैन से बनता है, वहां पर भी लिखना है तो लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं। अगर मैं ऑक्सिन की बात आपसे करूं तो ये इंडोल कंपाउंड जरूर है, ये इंडोल कंपाउंड ट्रिप्टोफैन से बनता है, ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है। और वहीं आपका गैशियस हार्मोन, आपका इथाइलिन, वो मिथियोनीन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इथाइलिन की डिस्कवरी साइंटिस्ट का नाम है एच कजिन्स। कौन सा ईयर, 1910। कैसे डिस्कवरी हुई थी, ripened oranges released a volatile substance that hastened the ripening of stored bananas। उन्होंने एक जगह बनानास को स्टोर किया हुआ था। ठीक है, और जब एक ऑरेंज राइपन कर रहा था, वहां से एक गैस रिलीज हो रही थी, उसकी प्रेजेंस में बनाना जल्दी राइपन कर रहे थे, बनाना जल्दी राइपन कर रहे थे। बाद में पता चला कि राइपेंड ऑरेंजेस से जो सब्सटेंस रिलीज होता है उसे आप इथाइलिन कहते हो। इथाइलिन का सबसे मेन फंक्शन ही ये होता है बेटा, ये राइपनिंग में मदद करते हैं, क्लाइमेक्टिक रेस्पिरेशन करके, ये इनका वन ऑफ द मेजर फंक्शन में। तो हमने क्या देखा कि राइपेंड ऑरेंजेस में से एक ऐसा गैस रिलीज हो रहा है, एक ऐसा वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है
जो बनानास को राइपन कर रहा है। बाद में हमें पता चला इथाइलिन है। ये गैसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। इनका बहुत सा जो है रोल सेनेसेंस में है और फ्रूट राइपनिंग में है। सेनेसेंस ये करवाएंगे, अपसीशन ये करवाएंगे और राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फटाफट से इथाइलिन के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लो। देखो इथाइलिन क्या करता है, सीडलिंग का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस करता है, एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है डाइकोट सीडलिंग में। जनरली ये ऐसा रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में करता है, जनरली ये ऐसा रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में करता है। इसको ट्रिपल रिस्पॉन्स भी कहते हैं, इसको ट्रिपल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। जैसे ही इथाइलिन को पता चलता है कि थोड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वैसे तो स्ट्रेस हार्मोन अब्सिसिक एसिड है, मेजरली स्ट्रेस में वो सारी चीजें रोक देगा, लेकिन इथाइलिन का भी थोड़ा सा फंक्शन है स्ट्रेस में। जैसे उसको पता चलता है स्ट्रेस है, इस टाइम अगर सीड जर्मिनेट कर गया तो दिक्कत है, इस टाइम सीड जर्मिनेट कर गया तो उसको देने के लिए एनवायरमेंट ही नहीं है, तो ये क्या करता है, उस सीड को हॉरिजॉन्टल ले जाता है, सीडलिंग का ग्रोथ हॉरिजॉन्टल ले जाता है, एक्सेस स्वेल कर देता है, एपिकल हुक बना देता है, तो सीड बाहर ही नहीं आता। बाहर नहीं आता तो टेंशन नहीं रहती। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स स्ट्रेस के टाइम ये करता है, सीडलिंग हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा, एपिकल हुक बनाएगा, एक्सेस में स्वेलिंग करेगा। ठीक है, ये सेनेसेंस और अब्सीशन करता है, ये तो है ही क्योंकि हमने बताया था कि ये इनहिबिटर है। तो ये स्पेशली लीव्स और फ्लावर्स में सेनेसेंस करेगा। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ाता है, ये राइपनिंग करवाता है, ये क्लाइमेक्टिक रेस्पिरेशन बढ़ाता है। ये क्लाइमेक्टिक रेस्पिरेशन अगेन इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसकी वजह से जो है ये क्लाइमेक्टिक रेस्पिरेशन से ये रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज करेगा और राइपनिंग करेगा, है ना। जो गलने की मैं बात करी थी फ्रूट्स के, ये राइपनिंग करता है। जिब्रेलिक एसिड सेनेसेंस डिले कर रहे थे ताकि पेड़ पर प्लांट ज़्यादा समय के लिए रहे और मार्केट पीरियड बढ़ जाए, लेकिन ये राइपन जल्दी करते हैं, उसको कच्चे से पक्का करना, ये राइपनिंग करते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज़ समझ में आ रही है बेटा, ये चीज़ समझ में आ रही है। फिर देखो इथाइलिन सिर्फ इनहिबिटर नहीं है, प्रमोटर भी है। ये मान लेते हैं ये फंक्शन एक तरीके से आपने इनहिबिटर वाले देख लिए, ठीक है, अपसीशन भी कर रहे हैं, सेनेसेंस भी कर रहे हैं, राइपनिंग भी कर रहे हैं, है ना, और स्ट्रेस वाला रेगुलेटर भी आपने देख लिया। लेकिन ये प्रमोटर भी है, ये प्रमोटर भी है, ये सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, ये जर्मिनेशन करवाते हैं, है ना। पीनट मूंगफली के सीड्स में स्प्राउटिंग ऑफ पटेटो ट्यूबर्स, तो बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये जर्मिनेशन करवाते हैं, डोरमेंसी को ये ब्रेक करने का काम करते हैं। अगर आपके सामने आए इंटरनोड या पिटियोल एलोंगेशन, तो आपको पता है इंटरनोड एलोंगेशन रोजेट हैबिटेट में जिब्रेलिन करवाता है। मैं जान पूछ के बोल रही हूँ क्योंकि इंटरनोड एलोंगेशन रोजेट हैबिटेट में कोई भी पूछे आंसर जिब्रेलिन एसिड, जिब्रेलिक एसिड होगा, उससे आप बोल्टिंग कहते हो। लेकिन अगर आपको इंटरनोड पिटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट पूछा जाए, और ये आया है क्वेश्चन 2023 में, स्पेशली पानी के अंदर डूबे हुए राइस प्लांट्स के एलोंगेशन की बात की जाए, तो आंसर इथाइलिन। तो ये याद रखना, स्पेसिफिकली इंटरनोड पिटियोल एलोंगेशन डीप राइस वाटर प्लांट में इथाइलिन करता है। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट ऑफ शूट टू रिमेन अबव वाटर, अपर हिस्सा जो है लीफ वाला वो ऊपर रहे, उसमें मदद करता है, इंटरनोड एलोंगेट करके रखता है। ये रूट की ग्रोथ करवाता है, रूट हेयर फॉर्मेशन करवाता है, रूट एपेक्स में ऑक्सिन मिलता है, लेटरल या एडवेंटिशियस शूट को साइटोकिनिन ग्रोथ करता है, लेकिन रूट ग्रोथ, रूट हेयर ग्रोथ ये कराता है, ये भी रिसेंट में ही आया हुआ है, और ये एब्सॉर्प्शन सरफेस भी बढ़ाता है। तो मिक्स्ड फंक्शन है इसके बेटा, रूट ग्रोथ, रूट हेयर ग्रोथ ये कराएगा, ये फ्लारिंग कराएगा। देखो पाइनएप्पल में फ्लारिंग ऑक्सिन कराता है, लेकिन पाइनएप्पल में फ्लारिंग इनिशिएट करना और फ्रूट सेट सिंक्रोनाइज करना, ये काम इथाइलिन का है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर यहाँ से आ सकता है, क्योंकि ये भी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। हमें पता है कि पाइनएप्पल में फ्लारिंग प्रमोट करने का काम ऑक्सिन का होता है, मैं आपको लिखवा कर आई हूँ। पार्थिनोकार्पी करते हैं टमेटो में, और पाइनएप्पल में फ्लारिंग करते हैं, लेकिन उसी पाइनएप्पल में फ्लारिंग इनिशिएट करना और फ्रूट सेट एकदम सिंक्रोनाइज्ड आए, वो काम इथाइलिन का होता है। ये मैंगो में भी फ्लारिंग करवाते हैं, ये सिर्फ पाइनएप्पल में नहीं, 2019 में आया, ये मैंगो में भी फ्लारिंग कराते हैं। एग्रीकल्चर में इनका अच्छा खासा यूज़ है। ये इथीफोन की फॉर्म में आपको मिलते हैं, इथीफोन इनका एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, धीरे धीरे फिर उसमें से इथाइलिन रिलीज होता रहता है। इथीफोन राइपनिंग को फास्ट करेगा, टमेटोज में, एप्पल्स में। ये अपसीशन को बढ़ाता है, देखो अपसीशन और सेनेसेंस ये बढ़ाता है, राइपनिंग ये बढ़ाता है, ये बात आपको पता है। ये थिनिंग करता है ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, क्यों, क्योंकि ये अपसीशन कर रहा है, ये सेनेसेंस कर रहा है। अब क्योंकि ये लगातार एब्सिशन और सेनेसेंस कर रहा है, तो अगर आप कॉटन, चेरी, वॉलनट देखोगे, धीरे धीरे अगर उनका अपसीशन हो रहा है, वो गिर रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनमें थिनिंग होगी। तो थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट ये करता है। फीमेल फ्लावर इन क्यूक्यूम्बर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 में क्वेश्चन आया भी हुआ, फीमेल फ्लावर्स इन क्यूक्यूम्बर भी ये ग्रो करते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लो, इथाइलिन इथीफोन की फॉर्म में स्प्रे किया जाता है, एक बार वो इथीफोन प्लांट सोइल में डाल दिया आपने, इथीफोन प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब धीरे धीरे उसमें से इथाइलिन रिलीज होता रहेगा। 3 मेन फंक्शन जो इथाइलिन के होते हैं, सबसे पहला राइपनिंग करवाना, फ्रूट्स में राइपनिंग करवाना क्लाइमेक्टिक रेस्पिरेशन के थ्रू, और
एब्सीशन और सेनेसेंस करवाना ये इनका काम है, ठीक है। स्ट्रेस के टाइम ये ट्रिपल रिस्पॉन्स देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाते हैं सीडलिंग की, एपिकल हुक बनवाते हैं, एक्सेस की थिकनिंग करवाते हैं, बहुत सारा प्रोमोटर का काम करते हैं, जैसे सीड डोरमेंसी ब्रेक करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं। जर्मिनेशन किस में करते हैं? जैसे पीनट के सीडलिंग्स में, जैसे पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी ब्रेक कर कर उसका जर्मिनेशन करवाएंगे। राइस में याद रखना, राइस का इंटरनोड या पिटियोल एलोंगेशन ये करते हैं, जिसकी वजह से लीफ ऊपर रहती है पानी के, ठीक है। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इनिशिएट करना, उनका फ्रूट सेट सिंक्रोनाइज करना इनका काम है। मैंगो में फ्लावरिंग कराना इनका काम है। फीमेल फ्लावर्स ऑफ क्यूकुम्बर को लाना इनका काम। रूट, अगर आपको बोला जाए स्टेम कटिंग में रूट कौन बनाता है? ऑक्सिन। लेकिन वैसे रूट हेयर की फॉर्मेशन है ना, रूट की ग्रोथ, रूट हेयर की फॉर्मेशन, एब्सॉर्प्शन एरिया बढ़ाना, ये काम इथाइलिन, क्योंकि ये भी स्ट्रेस में चाहिए ना। स्ट्रेस में आपको अच्छा खासा रूट हेयर चाहिए जो बहुत डीप से भी वाटर एब्जॉर्ब कर सके, ये काम इथाइलिन का, ये काम इथाइलिन का होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? अब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? अब्सिसिक एसिड, एकदम फाइनल, जो हमारा पक्का पक्का प्लांट ग्रोथ इनिबिटर है, ये ग्रोथ इनिबिट ही करेगा। इसके अंदर साइंटिस्ट का नाम नहीं दे रखा बेटा, पर जब अब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी तो 3 तरीके के इनिबिटर डिस्कवर किए थे, 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने, और सेम कॉम्पोजिशन था, अलग नहीं था, यही अब्सिसिक एसिड ही था। किसी ने बोला इनिबिटर बी है, किसी ने बोला अब्सिशन 2 है, और किसी ने बोला डॉर्मिन है। इन तीनों को केमिकली आइडेंटिफाई किया, और आज के टाइम में हम जानते हैं तीनों अब्सिसिक एसिड ही थे। अब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव होता है बेटा, वॉयला ज़ैंथिन पिगमेंट से बनता है, वॉयला ज़ैंथिन पिगमेंट से बनता है। 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेजरली अब्सिशन और डोरमेंसी कोई करवाएगा तो ये, सारी ग्रोथ रोकेगा तो ये, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। स्ट्रेस के टाइम प्लांट की सारी ग्रोथ को ये रोक देता है, एकदम सारी ग्रोथ को ये रोक देता है। हाँ, इसकी मदद इथाइलिन भी करता है, लेकिन मेजरली ये काम करता है, ठीक है। अब सिसिक एसिड के फंक्शन देखो, सबसे पहला इनहिबिटर क्या है? ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म का। इनहिबिट करेगा जर्मिनेशन को, स्टोमेटा को बंद कर देगा, प्लांट का टॉलरेंस बढ़ाएगा स्ट्रेस के लिए, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीड का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और डोरमेंसी करवाने में, है ना। इट हेल्प्स टू विदस्टैंड डेजिकेशन एंड अनफेवरेबल फैक्टर, सारे अनफेवरेबल टाइम में, डेजिकेशन के टाइम में प्लांट को बचा के रखने का काम इसका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन आया भी हुआ है, रिपीट होने का भी चांस है, कि दिस इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। ऐसा क्यों कहा जाता है बेटा? इथाइलिन नहीं कह सकता, इथाइलिन कभी कभी इसकी मदद कर रहा है ना, ऑब्सिशन सेनेसेंस में इसकी मदद कर रहा है, लेकिन मेन काम जिसका है जर्मिनेशन में, लेंथ बढ़ाने में, ग्रोथ करवाने में, हर तरीके की ग्रोथ करवानी है, बोल्टिंग करवानी है, माइटिंग करवानी है, हाइट बढ़ानी है शुगर केन की, ग्रेप की स्टॉक बढ़ानी है, अच्छा हर तरीके की ग्रोथ, हर तरीके की जर्मिनेशन जिब्रेलिक एसिड करवाता है, और ये उसके एंटागोनिस्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये मेजरली जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये उसी जर्मिनेशन को रोकना चाहता है, ये डोरमेंसी लाता है, ये डोरमेंसी लाता है, तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, ठीक है। आई होप इसके फंक्शंस तो बहुत सिंपल थे, ये सब चीजें बंद कौन करता है? ये स्टोमेटा बंद करना है, करवा लो, कर देंगे, है ना। स्टोमेटा बंद करवाना है, हाँ जी आओ, बिल्कुल कर देंगे। ग्रोथ रोकनी है, रोक लेंगे। मेटाबॉलिज्म रोकनी है, रोक लेंगे। अब्सिशन करवाना है, करवा देंगे। सेनेसेंस करवाना है, करवा देंगे। प्लांट को इतना सा भी ग्रो नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। डेजिकेशन के टाइम में प्लांट सर्वाइव कर ले, उसकी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और इसकी मदद इथाइलिन भी करता है। स्ट्रेस रेगुलेशन में याद रखना, इसकी मदद इथाइलिन भी करता है बेटा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। इथाइलिन भी इसकी मदद करता है। और लास्ट चीज आ रही है, इंटरैक्शन ऑफ पीजीआर। बहुत बार क्या होते हैं, वैसे तो पीजीआर इंडिविजुअल है ना, अपना काम करते हैं, कभी कभी सिनर्जिस्टिक है, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे देखो, स्टेम कटिंग में ऑक्सिन रूट लाएगा तो साइटोकिनिन शूट लाएगा, सेल डिवीजन ऑक्सिन भी करता है, साइटोकिनिन भी करता है, तो बहुत बार तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं, है ना। जैसे सेनेसेंस डीले ऑक्सिन भी करता है, सेनेसेंस डीले जिब्रेलिन भी करता है, और सेनेसेंस डीले साइटोकिनिन भी करता है, तो सेम काम भी करते हैं। तो सच रोल्स में बी कॉम्प्लीमेंट्री, और कभी कभी ये एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट काम भी करते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड आपने देखा। पीजीआर दे इंटरैक्ट टू अफेक्ट डोरमेंसी इन सीड्स या बर्ड, अब्सिशन, फ्लावरिंग, सेनेसेंस, वर्नलाइजेशन, एपिकल डोमिनेंस, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट। मतलब ये प्लांट हार्मोन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक दूसरे के साथ कोई ज्यादा कोई कम अपने आप को बैलेंस कर कर प्लांट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमिना को रेगुलेट करते हैं, जैसे सीड और बर्ड का एब्सिशन, फ्लावरिंग, सेनेसेंस, है ना, एपिकल डोमिनेंस, सीड जर्मिनेशन, प्लांट, बहुत सारे फैक्टर्स को ये रेगुलेट करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ पीजीआर, पीजीआर तो खुद बहुत सारा काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन पीजीआर को कौन अफेक्ट करता है? पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैव स्पेसिफिक इंट्रिंसिक कंट्रोल फंक्शन अमंग वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे फैक्टर्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, उसमें से एक इंट्रिंसिक कंट्रोल किसका है? पीजीआर का।
पीजीआर को कौन रेगुलेट करता है? इन कंजुगेशन विद जीनोमिक कंट्रोल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट, दे होल्ड सिग्निफिकेंस इन दिस प्रोसेस. Several external factors, including temperature and light, exert their influence on plant growth and development by utilizing PGR. बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर और लाइट अपना इफेक्ट लाते हैं प्लांट पे अलोंग विद पीजीआर. पीजीआर को भी अपनी एक्टिविटी के लिए सर्टेन टेम्परेचर लाइट चाहिए, तो वो भी इस चीज़ को अफेक्ट करता है. अगेन यू वॉन्ट एक्सपेक्ट मच क्वेश्चन फ्रॉम दिस, है ना, यू डू नॉट एक्सपेक्ट मच क्वेश्चन फ्रॉम दिस बेटा, एंड यू डू नॉट एक्सपेक्ट मच क्वेश्चन फ्रॉम दिस. मेजर काम अगर आएगा तो डिस्कवरी, किसका डेरिवेटिव है, कहाँ से आपको मिला है, क्या क्या फंक्शन है, वहीं से क्वेश्चन आता है. आई होप आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हों. अगली डिस्कशन में हम मिलेंगे और फोटो पीरियोडिज्म को अच्छे से तो बच्चे यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाता है. अगेन मैं पूरे चैप्टर की बात करूँ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो पहले क्या होता था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से भी क्वेश्चन आते थे, सीड डोरमेंसी से भी आते थे, फोटो पीरियोडिज्म से भी आते थे. न्यू एनसीईआरटी आप जानते हो, फोटो पीरियोडिज्म भी हटा दिया गया है, सीड डोरमेंसी भी हटा दी गई है. तो कुल मिलाकर इस टॉपिक पर प्रेशर आ गया है ज्यादा. और पिछले पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 2023, 22, 21, 20, 19 हर बार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन किससे डिराइव हुए उससे आ सकता है, पर ज्यादातर क्वेश्चन फंक्शन से आया है. हम देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए. ये अगेन ऐसा टॉपिक है, जितनी बार लिखोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना अच्छे से याद होगा. आपने डिटेल में हर एक फंक्शन पढ़ा. अब एक काम करना, एक टेबल बनाना, उस टेबल के अंदर ना लिख लेना सारी चीजें, मतलब पांचों हार्मोन्स के नाम लिख के उनके फंक्शन, एटलीस्ट फंक्शन लिख लेना, ताकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे आपको वो चीज अच्छे से आ जाएगी. पैटर्न देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके से ये क्वेश्चन आया था. जैसे फॉर एग्जांपल नीट 2023 में क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन क्या था, विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड या पिटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स. अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. अगर आप क्वेश्चन सिर्फ इंटरनोड एलोंगेशन तक पढ़ते तो तुरंत आपके दिमाग में आता जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि जिब्रेलिक हमें पता है इंटरनोड एलोंगेशन करता है. लेकिन हमसे स्पेसिफिकली क्या पूछ रहे हैं, राइस प्लांट. तो राइस प्लांट के अंदर इंटरनोड एलोंगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इथाइलिन. राइस प्लांट के अंदर इंटरनोड एलोंगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इथाइलिन. अब ये चीज हमको पता होगी तभी हम आंसर कर पाएंगे. डायरेक्ट फंक्शन से क्वेश्चन आया था, ये हो गया 23. 22 में जो क्वेश्चन आया था वो देखो, क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल आया. 2022 का क्वेश्चन देखो, प्रोडक्शन ऑफ क्यूकम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड इन रीसेंट ईयर्स. क्यूकम्बर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन्स हैज रिजल्टेड इन दिस इंक्रीज यील्ड, as the hormone is known to produce female flowers in the plant. यानी कि फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर की प्रोडक्शन कौन कराता है, क्यूकम्बर में फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शन कौन करवाता है. ये फिर से हम कहाँ पर पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं इथाइलिन के अंदर. हमने देखा था कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इथाइलिन भी कराता है, ऑक्सिन भी कराता है, लेकिन फीमेल फ्लावर इन क्यूकम्बर सीधा सीधा फंक्शन किसका हो जाता है, इथाइलिन का. तो ईयर 2022 में क्वेश्चन आया, आंसर फिर से इथाइलिन था, मतलब इथाइलिन पे क्वेश्चन आ गया 2 साल लगातार. अच्छा, 2022 में एक और क्वेश्चन आपके पास आया था. क्वेश्चन क्या था, कौन सा गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और वो किस फंक्शन के लिए यूज किया जाता है. गैसियस मतलब फिर से इथाइलिन की बात करें, इसका मतलब 2023 में इथाइलिन से क्वेश्चन आया, 2022 में 2 क्वेश्चन आए, दोनों इथाइलिन से आए. तो इथाइलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें दिख रहा है, ठीक है. और आपसे फंक्शन पूछ रहे हैं इथाइलिन का. क्या इथाइलिन डाइकोट वीड को किल करने का काम करता है, ये काम बच्चे ऑक्सिन का होता है. ऑक्सिन में एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन होता है 2,4-D, वो ये किलिंग का काम करता है. हमने अभी देखा इसको, आपने अभी देखा इसको, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, ये काम जिब्रेलिक एसिड का है. हमने देखा था माल्टिंग प्रोसेस स्पीड अप करने का काम जिब्रेलिक एसिड का है. प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सर्फेस. तो रूट ग्रोथ कराना, रूट हेयर ग्रोथ कराना, ये सारे काम किसके थे, इथाइलिन के थे, हमने देखे थे. आंसर क्या होगा, सी. किसी कटिंग में कटिंग लेकर आए हो आप और उसमें रूट फॉर्मेशन करवानी है तो ऑक्सिन, लेकिन वैसे रूट की ग्रोथ करवानी है, रूट हेयर सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ये सारे काम हमने इथाइलिन के अंदर देखे हैं. लास्ट ऑप्शन हमको क्या बता रखे है, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस. ये काम आप जानते हो साइटोकिनिन का होता है, ये काम आप जानते हो साइटोकिनिन का होता है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी. तो लगातार 3 क्वेश्चन हमें मिले इथाइलिन पे. 2022 के बाद 21 में आपको क्वेश्चन मिला था. क्वेश्चन क्या था, कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि वीड्स डिस्ट्रॉय करने का काम करता है. अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, डाइकोट वीड्स को किल करने के लिए ऑक्सिन. ऑक्सिन में भी कौन से वाला ऑक्सिन, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, आर्टिफिशियल वाला ऑक्सिन, 2,4-D आंसर. सिमिलर क्वेश्चन ऑक्सिन पे आ गया. 21 के बाद 2020 में देखो लगातार हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना. क्वेश्चन क्या था, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which upon spraying on sugarcane crop increases the length of the stem. अब लेंथ इंक्रीज करनी है, शुगरकेन की यील्ड इंक्रीज करनी है, सीधा सीधा हमारा आंसर जाता है जिब्रेलिन पे. तो जिब्रेलिन पे आ गया, ऑक्सिन पे आ गया, इथाइलिन पे आ गया, मतलब हर एक हार्मोन पे आ रहा है और अच्छी खासी क्वांटिटी में हमें क्वेश्चन दिख रहा है. 2020 के बाद ये क्वेश्चन आया था 19 में, हर बार आया बेटा.
हर हर बार आए। 19 से पहले 17 में था, पर हम 19 तक यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। पाइनएप्पल को फ्लावरिंग करने में वक्त लगता है। Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plant throughout the year to increase the yield? तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करना एनसीईआरटी ऑक्सिन में भी लिखती है, पाइनएप्पल की फ्लावरिंग कराना एनसीईआरटी इथाइलिन में भी लिखती है। ऑक्सिन और इथाइलिन ये दोनों हार्मोन्स हैं जो कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराते हैं। तो कुल मिलाकर देखो पिछले 5 साल में 4 क्वेश्चन इथाइलिन के थे, उसके सिवा ऑक्सिन और जिब्रेलिन के थे। तो इथाइलिन अच्छे से पढ़कर जाना। खैर कुछ ही हार्मोन्स है, सारे अच्छे से पढ़कर जाना। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आए। सेकंड नंबर पर इस चैप्टर में मैं बता दूं, सी डोरमेंसी से क्वेश्चन आता था, जो अब टॉपिक नहीं रहा, तो अगेन इस पर प्रेशर बढ़ गया। तो प्लीज ये टॉपिक अच्छे से कर जाना। एक और फंडा ऑफ द डे आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, विच वॉज योर फंडा नंबर 18, है ना। इसी तरीके से हम रोज इस चैनल पर मिलेंगे, कल भी सुबह 7 बजे मिलेंगे, एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपका डिटेल में सिलेबस चल रहा है, साथ साथ में आप ये भी करते रहिए। जितने एक्स्ट्रा टॉपिक गेन करोगे अपनी अलग सी बुक बनाकर रख लो, ताकि लास्ट में रिविजन करने में मदद हो। आपको पता चलेगा कि हाँ हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मुझे नहीं छोड़ना है। ऐसी टॉपिक के साथ हम कल फिर से सुबह 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।